तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज रोजगार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं भारत का भूगोल की एक नेक्स्ट क्लास। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास ज्योग्राफी की पढ़ ली है, ये नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भारत की जलवायु, भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित जलवायु के सभी तथ्य एवं इसके कुछ प्रश्नों का संग्रह इसमें हम लोग देखेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे इस पे बेस्ड, और साथ ही साथ सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी जीएस पूछा जाता है वहाँ पर इस क्लास का ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। कंप्लीट जानकारी भारतीय जलवायु से संबंधित इसी क्लास में आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं पहली चीज़, जलवायु क्या होती है। अब मैंने बात किया कि भारतीय जलवायु के विषय में बात करेंगे, तो जलवायु होती क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। जलवायु क्या होती है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में, किसी देश में जो लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है या मौसम की जो स्थिति होती है उसी को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। लगभग 40 से 50 साल, कितने भैया? 40 से 50 सालों तक जो एक मौसम का पैटर्न होता है उसे ही उस क्षेत्र की क्या कह दिया जाता है? जलवायु कह दिया जाता है। इसी तरीके से भारत की जो जलवायु है उसका क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कौन सी जलवायु भैया? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब ये मौसम एक शब्द आया, क्या है? लंबे समय तक जो मौसम बना रहता है। अभी मौसम क्या है तो जानेंगे। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, जैसे हमने कहा कि नहीं, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, मतलब मौसम बदलता रहता है। एक ही स्थान पर क्या है? मौसम बार बार बदलता रहता है। सुबह धूप निकली हुई है, दोपहर में और कड़क धूप हो जाएगी, शाम तक बारिश हो जाएगी, और बारिश के कारण शायद रात को आपको ठंडी भी लग सकती है। तो एक ही स्थान पर विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं का जो विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। ये एक ही दिन, एक ही सप्ताह के अंदर भी हो सकता है, इसमें बदलाव पाया जाता है। भारत ने मौसम संबंधी सेवा जो है, यानी मौसम संबंधी जो आंकड़े हैं वो कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं? ये मौसम संबंधी सेवा 1875 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी भैया? 1875 में आरंभ की गई थी। इसका मुख्यालय तब शिमला में था। कहाँ था भैया? शिमला में था। शिमला में था उस वक्त इसका मुख्यालय कहाँ था? शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी 1914 के आसपास, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे ले आया गया, यानी 1919 के बाद। 1919 के बाद इसका मुख्यालय कहाँ गया? पुणे आ गया। और अब भारत में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, यानी मौसम संबंधी मानचित्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? वो पुणे से ही प्रकाशित किया जाता है। यानी अब मौसम विज्ञान का अगर मुख्यालय है तो कहाँ पे है? पुणे में है। इसका ये देखिए, ये लोगो है, इसको देख लीजिए। मौसम विज्ञान का जो लोगो है वो यही है। कहाँ पे है? ये पुणे में है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे है? पुणे में है। ये मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पे है भैया? पुणे में है। और यहीं से मौसम विज्ञान संबंधी जितने मानचित्र हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। तो अब आप लोगों ने देख लिया क्या? पहले तो जलवायु क्या है, और जलवायु में एक शब्द आ गया, मौसम। जलवायु क्या थी? एक क्षेत्र में, एक देश में, एक उपमहाद्वीप में या एक महाद्वीप में लंबे समय तक बने रहने वाले मौसमीय घटनाओं को क्या कहते हैं? जलवायु के नाम से जानते हैं। और मौसम एक ही दिन, एक ही सप्ताह के अंदर जो अलग अलग क्रियाएं होती रहती हैं मौसम में, अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अब देखते हैं भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा, यानी भारतीय जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून इसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसके अलावा, यानी मानसून के अलावा भी 2 चीज़ें हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। वो कौन सी है भैया? तो उत्तर में हिमालय, आपको पता है अपना प्यारा भारत, ऐसा कुछ, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत, ये है। इस भारत में जो ये उत्तर के साइड में ये हिमालय फैला हुआ है ना, ये हिमालय क्या करता है? भारतीय उपमहाद्वीप की सभी जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको परिवर्तित करके रख देता है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है मध्य एशिया में, यहाँ पर भारतीय उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में जो एशिया से, मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं हैं, उनको भारत में प्रवेश नहीं करने देता है कौन? हिमालय। उत्तर में कौन है? हिमालय। और हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि उधर से आने वाली, यानी उत्तर से आने वाली हवाएं, कौन सी हवाएं? जो हवाएं इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। यानी पूरा का पूरा भारत शीत मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता अगर क्या नहीं होता? हिमालय नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय अगर ना होता तो भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति क्या होती? तो भारतीय उपमहाद्वीप इस वक्त क्या होता? एक शीत मरुस्थल होता, एक ठंडा मरुस्थल होता। उसका कारण क्या है? मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है जो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करता है? वो क्या है? दक्षिण भारत में हिंद महासागर, यानी दक्षिण में जो हिंद महासागर है, भारतीय उपमहाद्वीप आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, सॉरी ये ऐसा करके ऐसा जाएगा अपना प्यारा भारत। ये जो ऊपर है यहाँ पे हिमालय है, दक्षिण में पूरा क्या पड़ेगा? दक्षिण में पड़ेगा आपका हिंद महासागर। क्या पड़ेगा? हिंद महासागर। इसकी उपस्थिति, भूमध्य रेखा की समीपता, दो चीज़ें हैं, एक तो हिंद महासागर की उपस्थिति और दूसरी भूमध्य रेखा से भारत की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, पर अपने आदर्श रूप में पाई जाती है, यानी जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही जलवायु पाई जाती है। देखते हैं आगे, मानसून जो पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं, उनके कारण एक मौसम बनता है। भारत में 4 तरीके के अलग अलग जो ऋतुएं पाई जाती हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? यही मानसूनी पवने। कौन सी? ये जो मानसूनी पवने हैं, इन्हीं के कारण ये 4 अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। हम जानेंगे इसको डेट वाइज, कब से कब तक कौन सी ऋतु चलती है। समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं चक्रवत, यानी पहले शीत आएगी, फिर ग्रीष्म आएगा, फिर वर्षा आएगी और फिर शरद ऋतु आएगी। एकदम ऐसा ही सीक्वेंस के साथ हम लोग देखेंगे। अब ये पहला क्या है? अगर देखें तो शीत ऋतु कब से देखी जाती है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो ठीक से 15 दिसंबर, कब से भैया? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक क्या रहता है? शीत ऋतु रहती है। और 15 मार्च से, यानी 16 मार्च से और 15 जून तक। 15 जून क्यों कहा जाता है? एक कंप्लीट डिस्कशन अगर देखा जाए, कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है केरल में तो 1 जून तक, 1 से 2 जून तक क्या कर जाता है? मानसून एंट्री कर जाता है। 1 से 2 जून तक तो मानसून एंट्री कर जाता है, लेकिन पूरे भारत में फैलते फैलते समय लग जाता है। और यही समय लगने के कारण इसको जो ग्रीष्म ऋतु है, इसको कब से स्टार्ट माना जाता है? 16 मार्च से माना जाता है। और इसको ये 15 जून तक माना जाता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु की जो समाप्ति है वो कब तक मानी जाती है? 15 जून तक मानी जाती है। और 16 जून से वर्षा ऋतु काउंट की जाने लगती है कि अब पूरे भारत में क्या आ गई है? वर्षा ऋतु आ गई है। 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। कब तक भैया? 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। और फिर 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, क्योंकि 15 दिसंबर से क्या आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। 14 दिसंबर तक क्या माना जाता है? ये एक मानक है, ऐसा एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 15 दिसंबर आया और दूसरे दिन से ठंडी होनी स्टार्ट हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे ही 15 जून हुआ पूरे भारत में एकदम झमाझम बारिश होना स्टार्ट हो गई और गर्मी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक मानक अगर देखा जाए तो यही माना गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर अलग अलग ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। और अभी तो आप उत्तर भारत में अगर रह रहे हैं तो आप इन सभी ऋतुओं का आनंद उठा ही सकते हैं। भारत में अगर उत्तर भारत में आप रह रहे हैं तो इन सभी ऋतुओं का आनंद आपको उठाने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत वाले ठंडी का आनंद नहीं उठा पाते हैं। अगर देखा जाए तो पहले क्या आती है? शीत ऋतु आती है। कब से भैया? ये 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक जाएगी। और फिर 16 मार्च से 15 जून तक भयंकर गर्मी का समय होता है। भयंकर गर्मी का समय है। और अभी तो हम लोग गर्मी ख़त्म करके आए ही हैं। जैसे ही हम लोगों ने जून में प्रवेश किया है तो आप लोग बरसात देखने को मिल सकती है। और इसके बाद ये देखो यहाँ फोटो लगी है ऑटम सीज़न की, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? शरद ऋतु होती है। शानदार समय होता है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो अभी हम लोगों ने मौसम की बातें कर ली, 4 मौसम होते हैं। लेकिन अपना प्यारा भारत जो है ना, या ऐसा
आपको पता है, आपने देखा होगा अच्छे से, उत्तर भारत में ठंडी के समय भी वर्षा होती है। उत्तर भारत में ठंडी के समय भी वर्षा होती है। और ये किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये क्या है? एक जेट स्ट्रीम है। क्या है? एक जेट स्ट्रीम है जो कहाँ से आती है? अभी आपको एक मैप के थ्रू दिखाएंगे हम। वैसे ही आती है भूमध्य सागर से। कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से आती है। और ये हमारे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में ये वर्षा कराती है। इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाने जाते हैं। और ये वर्षा कब कराती है? उत्तरी मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा कराई जाती है, वर्षा होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट के नाम से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ, मज़ा आ जाएगा। एक क्लास देख लीजिए, पूरी की पूरी जितने भी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है सारे यहीं से बनने वाले हैं। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में फरवरी और जनवरी, यानी जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है वो भारत में एक ही राज्य है जहाँ पर क्या होती है? लौटते मानसून से वर्षा होती है, और वो है अपना तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि जब मानसून इधर से जा रहा होता है, यानी एंट्री कर रहा होता है जून में, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिनके कारण ये तमिलनाडु जो है ये अपना क्या पड़ जाता है? ये भैया ऐसे क्षेत्र में पड़ जाता है जहाँ पे वर्षा नहीं हो जाती है, नहीं हो पाती है। कैसी है? वर्षा नहीं हो पाती है। इस कारण ये मानसून ऐसा काट करके ऊपर निकल जाता है। और जब लौटता हुआ मानसून आता है, लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, तो ठंडी के ऋतु में यहाँ पे भयंकर वर्षा होती है। आगे अभी देखेंगे मैप के माध्यम से कैसे यहाँ पर वर्षा होती है। इसी समय अगर फिर से देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर पश्चिम, कहाँ पे भैया? उत्तर पश्चिम भारत में ये शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी अभी तो अपने यहाँ से गई ही है। हम उत्तर भारत के लोग, अभी हम लोगों ने गर्मी की माल झेली ही है और अभी चल ही रही है। थोड़ी सी वर्षा हो जाने के कारण लू का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन गर्मी अभी भी अपनी चरमावस्था में पाई ही जा रही है। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में से होते हुए और पूरे उत्तर भारत में शुष्क हवाएं चलती हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। भारत में स्थानीय पवन जो बहुत ही गर्म रहती है और गर्मी के मौसम में चलती है, उसे किस नाम से जानते हैं? लू के नाम से जानते हैं। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या है भैया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ध्यान से समझ लीजिए, इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ से चलता है? ये यूरोप के जस्ट नीचे मेडिटेरियन सी पड़ता है, यानी भूमध्य सागर पड़ता है। और यहाँ से होती हुई ये हवाएं, यहाँ से होती हुई ये हवाएं ये कहाँ आती हैं? सीधे ये कैस्पियन सागर से, कहाँ पे? कैस्पियन सागर से जो मॉइस्चर है उसको प्राप्त करती हैं, और ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया में, उत्तर भारत में ये वर्षा कराती हैं। और ये कब होती हैं? ये होती हैं ठंडी में। कब होती हैं भैया? ठंडी में होती हैं। आपको पता है अगर ठंडी ज़्यादा है तो इसका मतलब हाई प्रेशर बेल्ट है, और हाई प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पर क्या होगा? ये हवाएं आकर के नीचे की तरफ जाएंगी, और क्योंकि नीचे से आ रही हैं इसलिए कहाँ जाएंगी? अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आएंगी। मॉइस्चर लेकर के आएंगी तो यहाँ पर क्या करा देंगी? वर्षा करा देंगी। तो भारत में, अपने प्यारे भारत में उत्तरी क्षेत्रों में ये वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोगों ने लू पढ़ा है, जो उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वर्षा है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा है। अब ये देख लो भैया, भयंकर आंधियाँ चलती हैं। क्या होता है? भयंकर आंधियाँ चलती हैं। और इसी मौसम में आप देखेंगे भयंकर अकाल भी पड़ता है, सूखे भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पशुओं के लिए चारा नहीं रह जाता है। मैदानी भागों में भयंकर गर्मी के कारण पशुओं के लिए चारा मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये ड्रॉट का सीज़न आ जाता है। और ये दिल्ली की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस तरीके से। क्यों? क्योंकि इन बड़े शहरों में पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है। जितने भी बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, कोई भी हो, वहाँ पे क्या है? पेड़ों की संख्या बहुत कम है। तो गाड़ी की छतें इतनी गर्म हो जाती हैं, रोडें इतनी गर्म हो जाती हैं कि लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भैया पश्चिम बंगाल और असम में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण गरज के साथ वर्षा होती है। कब भैया? ग्रीष्म ऋतु में। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि बगल में क्या है? बंगाल की खाड़ी।
तो तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं और इन आर्द्र हवाओं के कारण क्या है, गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में, कहाँ पे भी आप, पूर्वी भारत, अब ध्यान से देखिएगा, अपना ये प्यारा भारत, ये ऐसा मैप है अपना, ये देख रहे हैं, ये जो पूर्वी भारत है, यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में, अगर नीचे देखा जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, या कॉफ़ी वर्षा। क्या कहते हैं, कॉफ़ी वर्षा। कर्नाटक में कॉफ़ी बहुत, अरेबिका कॉफ़ी और कई वायनाड की भी कॉफ़ी बहुत फेमस है। कॉफ़ी के कारण ही कर्नाटक बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग जगह पर होने वाली वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे असम और पश्चिम बंगाल में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इनके साथ गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को उत्तरी भारत में, कहाँ भैया, सॉरी, पूर्वी भारत में इन हवाओं को नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। और आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत यानी केरल में इसे आम्रवर्षा के नाम से जानते हैं, यानी मैंगो शॉवर के नाम से जानते हैं, आम्रवर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हर स्लाइड में आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ें लेकर के आया हुआ हूँ। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, मज़ा आता चलेगा। देखते हैं, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम में, कहा भैया, उत्तर पश्चिम भारत में पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मानसूनी गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी गर्त कहते हैं। उस समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण यानी इस समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगता है। इसे ITCZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ITCZ, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ITCZ बोलते हैं। और ये कहाँ बनता है भैया, ये ऐसा अपना प्यारा भारत अगर देखेंगे तो ये तो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है। क्या है भैया, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी पाकिस्तान में, कहाँ पे, पाकिस्तान में मानसूनी गर्त का निर्माण होता है। इस वजह से जो ITCZ है, ये कहाँ है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआपन ने, जो यहाँ पर ये जो 0 डिग्री लाइन है भारत के जस्ट नीचे, ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पे चलने वाली जो पछुआ पौने हैं, ये पछुआ पौने उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में ऐसी चलती रहती हैं। ये दक्षिण गोलार्ध से क्या कर जाती हैं, उत्तर भारत में एंट्री कर जाती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में एंट्री कर जाती हैं। और उत्तरी गोलार्ध होते हुए ये क्या करती हैं, अपने साथ ढेर सारा क्या लेकर के आती हैं, पानी लेकर के आती हैं, मॉइस्चर लेकर के आती हैं और भारत में वर्षा कराती हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इस प्रकार अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु में, एक बार फिर से ठीक से देख लेते हैं, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में, मैंने बताया, पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र जो बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, मानसूनी गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ जो है, ये ऊपर की ओर खिसकने लगता है, यानी उत्तर की ओर खिसकने लगता है, जिसके कारण विषुवतीय रेखा से चलने वाली जो पछुआ पौने हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगती हैं, जो क्या है, विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, जो जाकर के क्या हो जाती हैं, घूम जाती हैं गोलार्ध पे जाकर के, उस पर विषुवत रेखा पे जाकर के वो घूम जाती हैं। ये पौने का अनुसरण करते हुए क्या करती हैं, भारत में प्रभावित होने लगती हैं। जो भारत है अपना ना, ऐसा यहाँ से ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को पार करके ये ऊपर जा कर के मूव हो जाती हैं, घूम जाती हैं, इसे फेरल का नियम कहते हैं। और इसके बाद ये एंट्री कर जाती हैं अपने भारतीय उपमहाद्वीप में का अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और इधर से आने वाले, क्योंकि ये है क्या अपना, ये नीचे वाला क्या है, साउथ है यानी नॉर्थ है, और ये क्या है, ये वेस्ट होता है यानी पश्चिम होता है, तो ये यहाँ से एंट्री करती हैं, यानी भारत में केरल तट से एंट्री करती हैं सबसे पहले, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। भारत में लगभग 80% वर्षा, यानी भारत में होने वाली समस्त वर्षा का 80% इसी वर्षा से प्राप्त
होता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, आगे देखते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। अभी इसको मैप के माध्यम से हम लोग क्लियर तरीके से समझेंगे, आगे भी समझाया हम लोगों ने। ये कहाँ टूट जाती है? एक तो जो आपके पश्चिम में अरब सागर है, ये अरब सागर की शाखा बन जाती है, जो यहाँ पे केरल पे, कहाँ भैया, केरल में यहाँ से टकरा करके जो इस साइड चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा कहते हैं। और केरल से टकराने के बाद जो इधर घूम जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। अरब सागर का मानसून सबसे पहले भारत में केरल राज्य में प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। कब भैया? जून के प्रथम सप्ताह में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, 1 जून से 5 जून के बीच में कहाँ प्रवेश कर जाता है? केरल में प्रवेश कर जाता है, सप्ताह में आ जाता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके, क्योंकि आपको पता है पश्चिमी तट पे क्या है? पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके केरल के तटों पर भयंकर वर्षा करता है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी बस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है, मानसून का प्रस्फुटन कहा जाता है, क्योंकि भयंकर वर्षा होती है इस तट पर। क्या होती है भैया? भयंकर वर्षा होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फुटन का काल कहा जाता है इस तट पे, यानी ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट पे जो कि अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा यहाँ पे भयंकर तरीके से टकराती है और टकराने के बाद वर्षा कराती है। जो शाखा बंगाल की खाड़ी होते हुए मूव हो जाती है, ये भारत में एंट्री करती है, ये बाद में आगे चल करके उत्तर भारत में वर्षा कराती है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये सेम चीज़ है जो अभी तक मैं बता रहा था, ध्यान से देखें। तो ये अरब सागर वाली शाखा है, ये क्या करती है? सबसे पहले तो ये केरल में स्टार्ट करती है वर्षा। सबसे पहली एंट्री जो होती है वो केरला में होती है जून के प्रथम सप्ताह में। इसके बाद पश्चिमी घाट के सहारे होते होते ये क्या करती है? ये जाती है गुजरात होते हुए, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में वर्षा कराती है। और यहाँ से घूम करके आप देखते होंगे, आपने न्यूज़ देखा होगा, जब तक इधर से ये बंगाल खाड़ी वाली शाखा इधर से होते हुए यहाँ एंट्री करती है, जा करके इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और इधर बिहार और फिर बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जब तक वर्षा होती है, तब तक इधर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में वर्षा होने लगती है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि अरब सागर की जो शाखा होती है, ये इधर से घूम करके इधर वर्षा कराने लगती है। जब तक ये नेपाल के सहारे होते हुए, तराई क्षेत्र होते हुए दिल्ली में वर्षा होती है बंगाल खाड़ी की शाखा से, तब तक अरब सागर की शाखा से वहाँ पर ऊपर, कहाँ पर भैया? पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में भी वर्षा होने लगती है। अब थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से आपको समझा देते हैं जो रह गई थी। क्या मैंने बताया था? ये जब एंट्री करता है मानसून, जब मानसून एंट्री करता है उस समय एक गंदी बात हो जाती है। यहाँ पर क्या है? ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे पड़ जाता है ये नीलगिरी पर्वत, और ये आपका तमिलनाडु है, पूरा का पूरा ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पर हवाएं टकरा करके इधर मूव हो जाती हैं, और ये वाली हवाएं टकरा करके इधर मूव हो जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा अपना तमिलनाडु जो है, ये क्या वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, ना ही अरब सागर वाली शाखा से और ना ही बंगाल खाड़ी वाली शाखा से, यानी गर्मी के मौसम में यहाँ बारिश नहीं होती है। जबकि लौटते मानसून से, जब इधर से मानसून लौटने लगता है, तब यहाँ पर, तो ये क्या हो गई भैया? ये बंगाल खाड़ी वाली शाखा हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, अब ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो चली जाती है बंगाल खाड़ी वाली शाखा, वो कहाँ पर वर्षा कराती है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ कहाँ है भैया? मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। पर बंगाल खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, यानी मैंने बताया ये जो अपना प्यारा भारत ऐसा जाएंगे, तो ये बंगाल खाड़ी वाली जो शाखा है, ये जब एंट्री करती है तो ये जाकर के कहाँ पे? गारो, खासी, जयंतिया में जाकर के, जिसके कारण स्थित कहाँ पे? मेघालय में है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कहाँ पे? लगभग 1141, कितना है भैया? 1141 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कब? इस पूरे क्षेत्र में, केवल गारो, खासी, जयंतिया वाले क्षेत्र में, जिसे क्या कहते हैं? मासिन राम के नाम से जाना जाता है। और ये मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम से लाए हुए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर में, अरब सागर शाखा के पास, और 35% भाग किससे?
बंगाल खाड़ी की शाखा को प्राप्त होता है, क्योंकि ऊपर जा कर के पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा इसी के कारण होती है। आगे देखते हैं। अरब सागरीय मानसून की शाखा सिंध नदी, कहाँ पर भैया, सिंध नदी के डेल्टा के क्षेत्र में आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल में से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से टकरा जाती है एवं वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। अब धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। और ये राजस्थान होते हुए जा करके वहाँ से जब पर्वतों से टकराती है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ कराती है? धर्मशाला में कराती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरब सागर की जो मानसून शाखा है इससे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो धर्मशाला में होती है। जबकि बंगाल खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासेनराम में होती है। के मार्ग में अवरोध, राजस्थान के इस मार्ग में अवरोध न होने के कारण, अब ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पर कोई अवरोध नहीं है, यानी कोई पर्वत नहीं है, और जो है भी वो क्या है, ये ऐसा अरावली बना हुआ है। तो ये स्टेट पूरे मानसून को ही ऊपर भेज देता है, तो ये जाकर के पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में वर्षा कराता है, ना कि राजस्थान में। राजस्थान में कोई अवरोध ना होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, कोई वर्षा नहीं पाई जाती है, अभाव होता है, वर्षा का अभाव होता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है। यानी जिस लाइन में सीधे मानसून जा रहा होता है उसी लाइन में क्या बना होता है, उसी लाइन में पर्वत है। इस वजह से ये यहाँ पर न रुकने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाती हैं। तमिलनाडु पश्चिम घाट में पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, मैंने इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा काफ़ी कम होती है, जो वर्षा ना के बराबर होती है, बल्कि यहाँ पे ठंडी में वर्षा होती है। मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर दिया है, लेकिन आगे भी जान लीजिए। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून, अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये उत्तर है और ये पूर्व वाला क्षेत्र है, ये उत्तर है और ये पूर्व वाला क्षेत्र है, ये पूर्व है, तो इस साइड से लौटते हुए जो मानसून होती हैं, जो इधर से आने वाला मानसून होता है, इस मानसून के कारण वर्षा होती है। इसे शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, यानी लौटते हुए मानसून का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, वो कब? शरद ऋतु में उत्पन्न होते हैं। कब होते हैं भैया? शरद ऋतु में होते हैं। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पश्चिमी तट पर, गुजरात में काफ़ी क्षति पहुँचती है। यानी जो आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और गुजरात है, यहाँ पर इन चक्रवातों के कारण भयंकर वर्षा होती है और तबाही मचती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अब इसका मैप थोड़ा सा देख लीजिए तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है भैया? जो मानसून निवर्तन का काल है, यानी जो लौटते हुए मानसून का काल है, ये ऐसी रेखा है, यहाँ से ये सारी रेखाएं इधर चली जाती हैं, लेकिन जब ये वर्षा फिर से ठंडी में स्टार्ट होती है, जब ये मानसून इधर से लौटने लगता है, तो यहाँ से होते हुए, क्योंकि फेरल के नियम के अनुसार जैसे ही ये विषुवत रेखा के पास आएंगी तो ये नीचे के साइड घूम जाएंगी, और घूमते समय जो इनके रास्ते में आता है वो क्या आता है? तमिलनाडु आता है। और तमिलनाडु में जो तमिलनाडु का नीचे वाला क्षेत्र है, ये ऐसा अगर आप लोग देखेंगे तो तमिलनाडु का जो नीचे वाला क्षेत्र है, मैंने बताया था इधर पश्चिमी घाट है और इधर क्या है भैया? ये नीलगिरी का क्षेत्र पड़ता है। तो इस पूरे किनारे पर भयंकर वर्षा देखने को मिलती है। किसके कारण? मानसून निवर्तन के कारण। वो कौन सा राज्य है? एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन भी सुन लीजिए। पूरी क्लास तो कंप्लीट होने वाली है, मैंने कहा था लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब ये शानदार क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के नेक्स्ट स्लाइड में आपका नाम जरूर लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ज्योग्राफी वाली भी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही हम लेकर के आ रहे हैं कौन सी क्लास? हिस्ट्री की भी क्लास, चैप्टर वाइज, और टीजीटी, पीजीटी और समस्त एग्जाम के लिए जहाँ पर भी इतिहास पूछा जाता है, एकदम शानदार और गहराई के साथ क्वेश्चन आंसर का एक डिस्कशन लेकर आने वाले हैं जल्द ही हम लोग। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो भारत को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से प्राप्त होती है? यानी भारतीय
भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर सर्वाधिक यानी भारत को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है, इसके विषय में आपको बताना है। और आंसर जो आपका है वो दक्षिण पश्चिम, उत्तर, उत्तर पश्चिम या पूर्वी, ये सारी मानसून की शाखाएं हैं, इसके विषय में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और जो भी आंसर बताएगा उसके नीचे मैं अपना आंसर यानी करेक्ट आंसर जरूर आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ठंडी में मौसम, किस राज्य में ठंडी के मौसम में वर्षा होती है। अब इसको चिल्ला चिल्ला करके मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर इसका भी आंसर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो फिर तो मज़े नहीं आएंगे भैया, फिर तो मज़ा नहीं आने वाला है। किस राज्य में ठंडी के मौसम में वर्षा होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या केरला में कब ठंडी के मौसम में वर्षा होती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मानसून में यानी अगर ज्योग्राफी में देखा जाए चैप्टर मानसून में, इससे ज़्यादा कहीं से कहाँ तक कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही बहुत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। थैंक यू।